नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। वर्ल्ड मैपिंग की अपनी सीरीज़ में आज हम चलेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ। तो अभी तक हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पूरा किया है, जिसमें हमने इसके फिजिकल फीचर्स जो भी मेन थे उनको समझने की कोशिश की। मैंने आपको समझाया और सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। तो हमने इसका पॉलिटिकल भी कर लिया है और इसका फिजिकल भी कर लिया है। ये दोनों सीरीज़ आपको अगर देखनी है तो आप इस चैनल को देख सकते हो, और यहाँ पे मेरे दोनों वीडियोस उपलब्ध हैं जिसमें आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिल जाएगी नॉर्थ अमेरिका के बारे में, पॉलिटिकल और फिजिकल। आज हम साउथ अमेरिका पे चर्चा करेंगे, इसके फिजिकल फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जो भी वेजिटेशन है, यहाँ पे जो भी फ्लोरा एंड फौना है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखेंगे। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि विश्व का 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि विश्व में 8वें कॉन्टिनेंट को लेकर के काफ़ी हलचल है, और कई साइंटिस्ट हैं, कई जियोलॉजिस्ट हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इस कॉन्टिनेंट को एक फुल फ्लेजेड कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया जाए। तो क्या ऐसा दिया जाना चाहिए, और क्या वो सारी कंडीशंस जो होती हैं एक फुल फ्लेजेड कॉन्टिनेंट का दर्जा देने के लिए, वो कॉन्टिनेंट उसे पूरी करता है कि नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका के मैप के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमने अलग से सीरीज कवर की है जितनी भी ओशियन करंट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मेजर ओशन करंट्स कौन कौन सी हैं जो साउथ अमेरिका के आसपास से जाती हैं। तो साउथ अमेरिका आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें से वार्म और दो तरह की करंट होती हैं। वार्म करंट होती है, कोल्ड करंट होती है, ये आपको पता है। वार्म करंट जो होती है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है, और कोल्ड करंट जो होती है वो पोल से इक्वेटर की तरफ जाती है। ठीक है। ओशन करंट्स के क्या क्या फायदे होते हैं, इसको लेकर के यूपीएससी, यूपीपीसीएस कई एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो टेम्परेचर होता है किसी भी स्थान का, उसको डिटरमाइन करने में ओशन करंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। तो उसकी वजह से कभी कभी डेजर्ट का निर्माण भी होता है, जैसे साउथ अमेरिका में ही हम देखेंगे कि जो पैटागोनिया का डेजर्ट है वो ओशन करंट्स की वजह से बना। कई डेजर्ट होते हैं जो ठंडे हो जाते हैं, तो उसमें कोई ठंडी ओशन करंट का कारण होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है डिटरमाइन करने में ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे आप देखिए, आपको दिख रही है हम्बोल्ट करंट। ठीक है, ये पोल की तरफ से आ रही है, तो जो पोल से आती है इक्वेटर की तरफ वो हमेशा होती है कोल्ड करंट, याद रखिएगा नाम। इस हम्बोल्ट करंट को हम लोग पेरू की करंट के नाम से भी जानते हैं। हम्बोल्ट कहिए या पेरू कहिए, दोनों नाम सेम है, नाम याद रखिएगा। फिर यहां पे देखिए आप, इक्वेटर की तरफ से आ रही है ब्राजील की करंट, तो ये जाहिर सी बात है वार्म करंट हो गई, है ना। और यहाँ पे कुछ वेस्टर्लीज आ रही हैं, अब ये तो नॉर्मल जो हवाएं चलती हैं उनका नाम है, और साउथ इक्वेटोरियल, ये सारी की सारी न्यूट्रल करंट्स होती हैं। बेसिकली आपको वार्म और कोल्ड करंट पढ़नी होती है। तो यहाँ पे हम बोल्ट करंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ पे ये जो करंट जा रही है फॉकलैंड करंट। ठीक है, नाम आपको फॉकलैंड ये मिल जाएगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे छोटे से आइलैंड हैं जो कि यूके के कब्जे में है, यूनाइटेड किंगडम के। तो फॉकलैंड करंट जो है वो पोल की तरफ से जा रही है इक्वेटर की तरफ, इसलिए ये हो जाती है कोल्ड करंट। तो यहां पे आपको दो कोल्ड करंट मिलेंगी, पहली हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट, दूसरी मिलेगी फॉकलैंड करंट, और एक वार्म करंट मिलेगी जो है ब्राजीलियन करंट। ये दोनों करंट जाकर के जहां पे मिलती हैं वहां पे ग्रैंड बैंक्स का निर्माण होता है, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे हम बेसिक फीचर्स को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर माउंटेन रेंजेस की आपसे बात की जाए, तो सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंजेस है और विश्व में सेकंड लॉन्गेस्ट, वो है एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये विश्व में दूसरे नंबर पे आती है पूरे के पूरे एक्सपेंशन के मामले में, कि कितने ज्यादा क्षेत्र में ये फैली हुई है। फिर यहीं पे आपको एक मिलेगा इंटरमोंटेन का प्लेटू, जिसे कहते हैं बोलिवियन प्लेटू, यानी कि पहाड़ियों के या हिल्स के या माउंटेन्स के जो फुट हिल पे बनने वाले प्लेटू होते हैं, जैसे कि हिमालयास के बगल में आपका क्या है, तिब्बत का पठार है कि नहीं है, तो ये फुटहिल्स के साथ बनते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं इंटरमोंटेन प्लेटू। तो बोलिवियन जो प्लेटू है वो एंडीज के साथ साथ बना हुआ है। एंडीज पर्वत देखिए आप, यहां भी फैली हुई है, यहां भी फैली हुई है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची जो पीक है, यहां पे नाम लिखा हुआ है माउंट एकांकागुआ, जो है 6960 मीटर लंबी। अब यहां पे करंट से जुड़ा हुआ आपके लिए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। अभी क्या हुआ है कि विश्व में सबसे कम उम्र की, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन, तो ये सबसे कम उम्र की हो चुकी हैं भारत की तरफ से। ठीक है, जिन्होंने एकांकागुआ पे चढ़ाई की और इसे फुलफिल किया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, काम्या कार्तिकेयन नाम याद करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि माउंट एकांकागुआ जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी माउंटेन पीक है,
और यहाँ पे सिर्फ एंडीज माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक है, और यहाँ पे छोटी मोटी रेंजेस हैं तो वो कोई बहुत मायने नहीं रखती। तो एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकानकागुआ, जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है, उसको काम्या कार्तिकेयन ने सबसे यंग एज में उस पर चढ़ाई कर ली है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे भी कुछ हरे घास के मैदान पाए जाते हैं, वो ट्रॉपिकल होते हैं कि टेम्परेट होते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, इसमें एक बात याद रखिएगा, इसका जो 2/3 रीजन है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंतर्गत आता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है। यहां तक का कुछ रीजन जो है, अब यहाँ पे आप पैम्पस देख सकते हो, आपको दिखेगा, तो ये पैम्पस जो ग्रासलैंड है, यहां तक का जो क्षेत्र है, ये आता है ट्रॉपिकल क्षेत्र में। मतलब आपने देखा ही है कि यहां से इक्वेटर लाइन जाती है कुछ यहां से आसपास, ठीक है, और इसके नीचे यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आप, ये चीज तो पता है ना कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो ट्रॉपिक्स पे ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेट जोन में जाओगे, उसके बाद पोलर रीजन में जाओगे, तो बायोडाइवर्सिटी कम होने लगती है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है? तो ये आपको पता ही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस रीजन में आपके ये पूरे के पूरे अमेजन के क्षेत्र पाए जाते हैं, अमेजन की बेसिन पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा विविधता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है अमेजन रिवर, ये सेकंड बिगेस्ट रिवर है विश्व में, नील नदी के बाद। नील नदी कहाँ पे है, और नील नदी कौन सी दो नदियों से मिलकर के बनती है? आप मुझे बताएंगे, ये जो दोनों नदियां निकलती हैं, जो नील नदी बनाती हैं, ये कौन से पॉइंट पे जाकर के दोनों मिक्स होती हैं और उसके बाद उसका नाम नाइल रिवर होता है। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ अमेजन के बारे में एक बात याद रखिएगा, अगर वॉल्यूम वाइज आप देखेंगे ना, तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वॉल्यूम वाइज अगर आप देखते हैं तो। फिर यहाँ पे 3 नदियां हैं, ये पराग्वे रिवर, ठीक है, पराना रिवर और उरुग्वे रिवर, ये तीनों देश के नाम पे पड़ी हुई हैं। ये 3 रिवर हैं जो मिल करके रियो डेला प्लाटा पे अपने पानी को गिराती हैं। ये आपका साउथ अटलांटिक ओशन हो गया। ये सारी चीजें अगर दिमाग में मैप बना हुआ है ना, तो क्लियर होती चली जाएंगी। ये साउथ अटलांटिक ओशन हो गया, तो यहाँ पे 3 नदियों का पानी आता है, पराग्वे, पराना एंड उरुग्वे। और अमेजन का जो पानी है वो यहाँ पे जाके गिर रहा है, तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक है। वैसे तो अगर अमेरिका के कंपैरिजन में देखें तो ये भी साउथ अटलांटिक है, लेकिन अगर आप साउथ अमेरिका के हिसाब से देखेंगे तो ये नॉर्थ अटलांटिक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई। फिर यहाँ पे कुछ और बातें आपसे चर्चा में कर लेता हूं, जैसे कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट है, आपको बता देता हूं मैं। देखिए, मेरे पिछले वीडियो में किसी ने कहा था कि लैटिन अमेरिका क्या होता है। तो लैटिन अमेरिका इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिको, ठीक है, ऐड करते जाइए। मैक्सिको में आप वेस्ट इंडीज ऐड करो, जो क्रिकेट टीम है, तो वो कुछ आइलैंड का एक ग्रुपिंग है। फिर आप साउथ अमेरिका, यानी कि ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका जो है, इसको आप ऐड करिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप सेंट्रल अमेरिका के जो मैंने देश आपको बताए थे, निकारागुआ, होंडुरास, बेलीज, एल सल्वाडोर, ये सारे जो भी कंट्रीज हैं, पनामा, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका के देश, ये दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे पूरे के पूरे। तो जब आप मैक्सिको को, वेस्ट इंडीज को, साउथ अमेरिका यानी कि ये कॉन्टिनेंट और सेंट्रल अमेरिका के छोटे देशों को जोड़ दोगे तो वो मिला करके लैटिन अमेरिका बनता है। लैटिन का मतलब यहाँ पे सिर्फ सीधा ये है कि जितनी भी यहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, चाहे वो स्पेनिश भाषा बोली जाती हो, क्योंकि स्पेनियों ने यहाँ पे काफी समय तक राज किया, फिर चाहे पुर्तगीज बोली जाती हो, पोर्चुगीज, या आपकी इटालियन बोली जाती हो, ये सारी की सारी लैटिन लैंग्वेजेस हैं, ये एंशियंट रोम से निकल करके आई हैं और इसीलिए इसका नाम लैटिन अमेरिका है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो सदर्न मोस्ट टिप है, इसको हम केप हॉर्न कहते हैं। तो कोई मुझे बताएगा अफ्रीका के सदर्न मोस्ट टिप को हम क्या कहते हैं? ये इसको कहते हैं केप हॉर्न। तो आप उसका मुझे बताइए कि उसको क्या कहते हैं। फिर यहां पे अगर लेक्स की बात की जाए तो लेक टिटिकाका पड़ती है, जो हम देखेंगे ये यहां पे पड़ती है बोलीविया पे। तो बोलीविया जो ये देश है और इसकी बाउंड्री पे लेक टिटिकाका है, बोलीविया देश और ये पेरू देश, इसकी बाउंड्री पे पड़ती है यहां पे लेक टिटिकाका। ये लेक इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए आपके जरूरी है, क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ठीक है। तो ये चीज स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड इज लेक टिटिकाका विच इज सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ बोलीविया एंड पेरू। फिर अगर यहां पे हम देखें कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो ये आप चिली देख रहे हैं और साथ ही साथ यहां पे आप अर्जेंटीना देख रहे हैं।
ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, चिली यहाँ पे एक नैरो स्ट्रिप है, और ये पूरा क्षेत्र जो है ये अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? कमेंट थ्रेड में कोई बताए। मैंने बताया है पॉलिटिकल मैपिंग में। तो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर एक है वॉल्केनो, ठीक है, इसका नाम है ओजास डेल सेलोडो। ओके, तो ये विश्व का सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है जो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो प्लीज इसको देखिए, समझिए, क्वेश्चंस पूछिए, और कुछ ना समझ में आए, अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो उसको बेझिझक बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे फॉकलैंड आइलैंड्स मैंने आपको बता ही दिए थे, ये बेसिकली पूरे के पूरे फॉकलैंड आइलैंड, तो ये आपने देख ही लिया था, ठीक है। तो ये फॉकलैंड आइलैंड मैंने आपको बता दिए थे यूके के। इसी के नाम से एक करंट आती है, जो करंट कोल्ड करंट होती है। इधर से ब्राजील है तो ब्राजील की तरफ से वार्म करंट आती है, क्योंकि वो इक्वेटर से आती है, और ये दोनों आकर के जहां पे मिलती है वहां पे ग्रैंड बैंक्स का निर्माण होता है। कई बार रिपीट कर चुका हूं ये चीज, उम्मीद है कोई गलत नहीं करेगा। अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन इक्वेटर देख लीजिए। ये इक्वेटर लाइन आपकी 0 डिग्री जा रही है, ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये 2/3 का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये तो ट्रॉपिक क्षेत्र में हो गया ना। इसके बाद यहां पे जाते समय वेजिटेशन कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये टेम्परेट जोन में है। इसके पहले तो रहेगी। तो यही चीज मैं आपसे कह रहा था। यहां पे स्कॉटिया सी है, इसको भी देख लीजिएगा। नाम कभी जैसे अगर आपसे पूछ ले कि स्कॉटिया सी कहां पे लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो यहां पे लोकेटेड है। फिर यहाँ पे मेजर क्लाइमेटिक जोन्स है। इसको करने से पहले एक बार हम फिर से इस मैप पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेते हैं हमसे जो छूट गई हैं। देखिए, डेजर्ट्स की बात की जाए तो ये है पैटागोनिया का डेजर्ट। पैटागोनिया का डेजर्ट कहाँ पे पड़ता है? अर्जेंटीना में पड़ता है, ठीक है। अर्जेंटीना की कैपिटल का इंतजार मैं कर रहा हूं। आटाकामा डेजर्ट ये यहां पे पड़ता है, ठीक है। ये 2 डेजर्ट इंपॉर्टेंट है। आटाकामा जो आपका डेजर्ट है ये आपका चिली और अर्जेंटीना दोनों में संयुक्त रूप से पड़ता है। ये पतली सी नैरो स्ट्रिप चिली की गई है और ये आपका अर्जेंटीना है पूरा का पूरा। तो आटाकामा का डेजर्ट और पैटागोनिया का डेजर्ट ये 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं। इसके बाद यहाँ पे हरे घास के मैदान है। हरे घास के मैदानों के नाम देख लीजिए। सबसे पहले आपने देखा था कि जो प्रेरीज होते हैं वो यूएस में पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। यहां पे सबसे पहले ब्राजील में कैंपोस पाए जाते हैं। ये जो कैंपोस आप नाम देख रहे हैं ना, ये ब्राजील में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कैंपोस कहां पे पाया जाता है तो आपका आंसर होगा ब्राजील में। आपसे पूछा जाए पैम्पास कहां पे पाया जाता है तो आपका आंसर होगा अर्जेंटीना में, ठीक है। इसको हम फिर से क्लियर करके एक बार अच्छे से ये चीज आपकी क्लियर हो जाए तो जिससे आपको फायदा हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे पूछे पैम्पास कहां पे पाए जाते हैं तो पैम्पास आप बताएंगे अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। याद रखिए, इसमें थोड़ा सा टिपिकलिटी है क्योंकि यहाँ पे 2-3 घास के मैदान है जिनके नाम पूछा जा सकता है और पूछा गया है। कैंपोस पूछा जाए तो आप ब्राजील याद रखिए। जैसे बीसी होता है ना, बिफोर क्राइस्ट, या बीसी बिफोर कॉमन एरा, तो बी और सी, तो ब्राजील का जो है वो कैंपोस है, ऐसे आप याद रख सकते हैं बिफोर क्राइस्ट के नाम से। फिर अगर लानोस आपसे पूछे, देखिए यहाँ पे लानोस आपको दिख रहा है, तो ये है वेनेजुएला में। वेनेजुएला की कहानी पे अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं कभी वीडियो जरूर बनाऊंगा कि वेनेजुएला कैसे एक सोशलिस्ट देश जो तेल से इतना कमा सकता था, अमेरिका की वजह से और बाकी अपनी कुछ नीतियों की वजह से तबाह हो गया। तो वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान हैं, ब्राजील में कैंपोस हैं, अर्जेंटीना में पैम्पास हैं। और बीच बीच में सेल्वास भी पूछ लेता है इसमें कि सेल्वास कहाँ पे मौजूद हैं। तो सेल्वास में जो कंट्री दी होगी उसमें से जो भी आपको यहाँ पे स्पेसिफिक लगेगा, मेनली उसमें भी ब्राजील ही आएगा, लेकिन अगर साथ में अर्जेंटीना या बाकी सब दिया हुआ है तो एक बार देख करके करिएगा। वैसे सेल्वास जल्दी पूछता नहीं है क्योंकि वो बेसिकली पूरी की पूरी ग्रुपिंग है। एक 3 जो अलग हैं उसमें लानोस है वेनेजुएला में, कैंपोस है ब्राजील में, अर्जेंटीना में है पैम्पास। साथ में मैंने आपको बताया पैटागोनिया का डेजर्ट मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया आटाकामा का डेजर्ट, ठीक है। ये इतनी चीजें हो गई। यहाँ पे लेक टिटिकाका आप देख सकते हैं, ये बोलीविया और पेरू की बाउंड्री पे है, ये दिख रही है आपको टिटिकाका। ध्यान से अपना जूम करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। मैप जरूर स्टडी करिए और अपने घर में पॉलिटिकल फिजिकल मैप इंडिया और वर्ल्ड के जरूर लगाइए और उन पे लगातार स्टडी कीजिए। सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन या फोन की स्क्रीन से कुछ नहीं होगा। जब आपके सामने एक्चुअली वो चीज़ होगी, जैसे आप दिमाग से कभी भूल जाओ तो आपके सामने होना चाहिए ना कि आप देख सको, तो वो आपके लिए सही रहेगा। अब यहाँ पे बेसिकली जो क्लाइमेट जोन्स हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आपको पता है ये पूरा का पूरा इक्वेटर का क्षेत्र है। यहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। साउथ अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट या प्रजातियां हैं मैं आपको बता दूं, एनाकोंडा यहाँ पे पाए जाते हैं। आपने मूवी भी देखी है, वो पूरा का पूरा अमेजन का बेसिन है।
यहाँ पे हमिंग बर्ड पाई जाती है। आप सबने सुना होगा कि हमिंग बर्ड जो होती है वो वेट के मुताबिक सबसे छोटी बर्ड होती है। यहाँ पे एक स्पेशल एंटीलोप पाया जाता है जिसे आप एंट ईटर कहते हो, ये चींटी खाता है। ठीक है, चिली की अगर बात की जाए तो चिली कॉपर कैपिटल है विश्व में, सबसे ज्यादा तांबा यहीं पे होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। क्यूटो जो कि इक्वाडोर की कैपिटल थी, मैंने आपको बताया था क्यूटो कहाँ की कैपिटल थी, इक्वाडोर की, तो ये सेकेंड हाईएस्ट कैपिटल है वर्ल्ड की। ठीक है, ये बोलिवियन प्लेटू पे बना हुआ है, इसलिए ये काफी ऊंचाई पर स्थित है। और उसके बाद मैंने आपको बताया पराना, पराग्वे और उरुग्वे के बारे में, जो कि पराना पे निकलती है और रियो डी ला प्लाटा से निकलती है। फिर मैं आपको एक और चीज बता दूं, वेनेजुएला भी हमने देश देखा था, तो वेनेजुएला साउथ अमेरिका में ही सिचुएटेड है। इसमें जो एंजिल फॉल्स हैं, एक वाटरफॉल है, तो एंजिल फॉल्स जो है ये यहाँ का काफी फेमस है, जो कि रिवर, जो एंजिल फॉल है वो रिवर चुरून पे है। ये चीज याद रखिएगा, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, वेनेजुएला में, और ये वर्ल्ड में फेमस है, इसलिए फेमस है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे अब आप देख सकते हो डेजर्ट की ये पूरी की पूरी क्लाइमेट है। यहाँ पे हमने आपको बताया था आटाकामा का डेजर्ट, पैटागोनिया का डेजर्ट, फिर ये टेम्परेट क्लाइमेट चालू हो जाती है। तो आप कलर देख रहे हो ना, ये कैसे चेंज हुआ। तो जैसे ही आप यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को छोड़ के नीचे की तरफ जाने लगे, 23.5 डिग्री साउथ से आप और साउथ में जाने लगे, उसके आगे जाने लगे, तो आप देखिए कैसे चेंज होते हैं, क्लाइमेट सीधे टेम्परेट पे आ जाते हैं। तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इसको समझना बहुत ही आसान है। सब कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पे डिपेंड करता है, बस मैप की स्टडी किए जाने की आवश्यकता है। अब हम चलते हैं आज के अपने सबसे इंपॉर्टेंट इशू पे, ज़ीलैंडिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसको प्रॉमिस भी किया था, तो पिछली बार हमारा रह गया था, मैंने सोचा आज इसमें इंक्लूड कर लो। तो ये विश्व का 8वां कॉन्टिनेंट है। अब इसे क्यों 8वां कहा जा रहा है, क्या कारण होते हैं कॉन्टिनेंट को मानने के या ना मानने के। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि प्लूटो को पहले 9वां प्लेनेट कहा गया था, फिर 2006 में एक मीटिंग होती है इंटरनेशनल, 2006 में ये मीटिंग होती है इंटरनेशनल एटॉमिक यूनियन की, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो प्लैनेट है ही नहीं, क्योंकि इसका तो एक जो सेपरेट आपका ऑर्बिट स्पेस होना चाहिए जिसमें आप आराम से ऑर्बिट करो, तो इसका तो जाकर के नेपच्यून से टकरा रहा है, इसके पास तो वो चीज़ है ही नहीं। तो इसको ड्वार्फ प्लैनेट माना जाए, तो क्या अब इसे भी माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाएगा? जी हाँ, कई लोग माइक्रो कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब ये तो टर्मिनोलॉजी है, आपसे पूछा जा सकता है, तो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से बना, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो ज़ीलैंडिया जैसा कि आप देख सकते हो, अफ्रीका है, यूरोप है, यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही आपको ज़ीलैंडिया दिख रहा है। इसमें आपको न्यूजीलैंड का क्षेत्र दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड नहीं दिख रहा ना। तो ज़ीलैंडिया का एक क्षेत्र न्यूजीलैंड है दरअसल, जो कि पानी के ऊपर है, और बाकी मैक्सिमम क्षेत्र पानी के नीचे डूबा हुआ है। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, तो देखिए ये न्यूज में क्यों है, हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ज़ीलैंडिया के बारे में, सबसे पहले ये जो टर्म है आपका ज़ीलैंडिया, ये देने वाले थे ब्रूस पीटर। अब ये ब्रूस पीटर कौन है, ये एक यूएस के जियोफिजिसिस्ट हैं और ओशियोनोग्राफर हैं। ठीक है, ओशियन में जो रिसर्च करने का काम करते हैं। फिर 2017 से डिमांड उठने लगी अभी, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स के, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ वैज्ञानिकों ने और न्यूजीलैंड के, अमेरिका के, सबने मिलकर के इस पे स्टडी की और सबने कहा कि यहाँ पे आपको इसको एक कॉन्टिनेंट मान लेना चाहिए। अब जो ज़ीलैंडिया है इसको बेसिकली तस्मानिटीज भी बोलते हैं, तस्मान यहाँ पे मिलता है, तस्मान सागर है यहाँ पे, और तस्मानिया कंट्री भी है। तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से कौन सी स्टेट अलग करती है, कोई मुझे कॉमेंट थ्रेड में बताए। अब ये जो कॉन्टिनेंट है ये पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हो चुका है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। ठीक है, ये आपको पता होगा कि सबसे पहले पैंजिया का निर्माण हुआ था, एक मास कॉन्टिनेंट था, और जो ओशन था उसका क्या नाम था, पैंथलासा। ये तो आपने पढ़ाई है पूरी की पूरी थ्योरी ज्योग्राफी में। तो बाद में क्या होता है, समय के साथ पैंजिया में उसका विघटन होना चालू हो जाता है। तो जो नॉर्थ की तरफ चला जाता है उसे लॉरेशिया कहते हैं हम लोग, और साउथ की तरफ जो चला जाता है वो गोंडवाना लैंड हो जाता है। हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो पेनिनसुलर का पार्ट है वो ज्यादा पुराना है, जो हिमालयन तरफ का नॉर्दर्न पार्ट है वो भी नया है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया काफी पुराना है। हिमालय तो अभी बना है प्लियोसीन मिस्टोसीन वाले एज में, और वो काफी पुराना है। तो गोंडवाना लैंड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा ये था, क्योंकि गोंडवाना लैंड में आज विश्व में जितने भी सदर्न वाले हिस्से हैं, जैसे कि आपका साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे के सारे गोंडवाना लैंड के हिस्से में आते थे। तो इसी के साथ साथ ज़ीलैंडिया भी एक कॉन्टिनेंट था, जो शायद 8वां कॉन्टिनेंट बनता, लेकिन हुआ क्या, 83 से 79 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में ये अलग हो गया। अब ये जो लैंडमास है पूरा का पूरा, ये लगभग 23 मिलियन साल पहले, आज से, यानी 23 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 2.25 करोड़ साल पहले
इसका 93% जो हिस्सा है, यहाँ पे देखिए इसका जो 93% हिस्सा है, ये लिखा हुआ है ना 93% हिस्सा, तो 7% केवल बचा, यानी जमीन के ऊपर, पानी के ऊपर। तो ये जो है 93%, ये तो पैसिफिक ओशन के अंदर समा चुका है। अब न्यूजीलैंड इसका सबसे बड़ा पार्ट है जो कि सी के ऊपर है, और इसके साथ साथ न्यू कैलेडोनिया एक फ्रेंच की टेरिटरी है यहाँ पे, ये दोनों पार्ट इसके ऊपर बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पे पैसिफिक ओशन बना हुआ है, न्यूजीलैंड का हिस्सा यहाँ पे है और न्यू कैलेडोनिया का है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको दो कंट्रीज दे देगा, न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया, साथ में हो सकता है आपको तस्मानिया भी दे दे। आपसे पूछ ले बताइए इनमें से कौन से दो कंट्रीज हैं जो जीलैंडिया के होने चाहिए, तो आप तस्मानिया नहीं लगा सकते, ये आपको यहां से पता चलेगा। आगे देखते हैं जीलैंडिया के बारे में। देखिए 94% इसका लगभग अंडर वाटर है, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, काफी बड़ा है। भारत का क्षेत्र कितना बड़ा है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। तो 3 मिलियन भारत का है, भारत से कितना बड़ा है देख लीजिए। न्यूजीलैंड भी इसमें आता है, और ये पृथ्वी का 8वां कॉन्टिनेंट माना जा सकता है, 7 तो पहले से हैं। अब 7 कॉन्टिनेंट के फीचर्स क्या है? पहली बात तो ये इनकी जो एलिवेशन है वो ओशियन क्रस्ट के ऊपर है, इनकी जियोलॉजी अलग है, यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लोरा फाना, क्लाइमेटिक कंडीशंस, माउंटेन रेंजेस, लेक्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स पाए जाते हैं। इनका जो क्रस्ट है वो थिकर है, जो ओशियन के क्रस्ट में पाया जाता है, और इनका जो एरिया है 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, और इनकी डिफाइंड लिमिट्स है। मतलब पता है कि जैसे रेड सी है तो पता है कि इसके जो वेस्ट में है वो अफ्रीका है, रेड सी के जो ईस्ट में है वो अरेबियन पेनिनसुला है जो कि एशिया का पार्ट है। तो ये सारी चीजें जीलैंडिया में नहीं है, इसलिए इसको एक कॉन्टिनेंट नहीं माना जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा लैंड क्षेत्र यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लगभग कितना है, 2,86,000, लगभग 3 लाख माना गया है अगर आप इसमें न्यूजीलैंड को भी जोड़ दें। न्यूजीलैंड का मेजर इसमें हिस्सा है। 2017 में न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि जीलैंडिया जो है वो फुलफिल करता है जितनी भी कंडीशन है एक ड्राउन्ड कॉन्टिनेंट की, मतलब एक डूबा हुआ महाद्वीप, ठीक है। लेकिन आप इसे माइक्रो कॉन्टिनेंट मान रहे हो, जो कि गलत है। न्यू कैलेडोनिया जो है वो नदर्न एंड पे है इसके, ये चीज याद रखिएगा। ये जो नदर्न एंड है ना, इस पे आप देख रहे हैं न्यू कैलेडोनिया, और साथ ही साथ न्यूजीलैंड जो है वो उस प्लेट बाउंड्री पे है जहां इसे बाइसेक्ट किया जाता है। ये देखिए ये बाइसेक्ट किया जा रहा है। तो दो कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट हैं, न्यूजीलैंड और दूसरा न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। ये एक फ्रेंच की टेरिटरी है, इसके साथ साथ एक नॉन फोल्क आइलैंड्स भी हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। वैसे पूछेगा नहीं, जो मेजर है वही पूछेगा। तो न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया इसके हिस्से में आते हैं। जीलैंडिया विश्व का 8वां कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट को पूरा करने के लिए जो जो फीचर्स चाहिए वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड हैं, और मैंने आपको बता दिया कि इसको अभी तक माना क्यों नहीं गया, क्योंकि आधे से ज्यादा 93% तो भैया सबमर्ज हो गया। अब अगर 50-50 की बात होती तो भी सोचा जाता, 60-40 की बात होती तो भी सोचा जाता, 70-30 की बात होती तो भी सोच सकते थे। 93% सबमर्ज है, कहां से सोच लें, 7% पे कैसे कॉन्टिनेंट मान लें। तो ऐसे तो फिर ग्रीनलैंड को भी सेपरेट कॉन्टिनेंट मान लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये चीज अभी तक नहीं हुई है। आई होप आप समझोगे, न्यूज में था तो मैंने कहा आपको बता दूं। इसी के साथ हमारे लेक्चर की समाप्ति होती है। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल है, इनमें एनरोल कीजिए और इनका बेझिझक लाभ उठाइए। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट थ्रेड में जरूर बताइए। कमेंट थ्रेड को सुना सुना मत रखिए, उसमें अपने कमेंट्स प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे भरिए, सजेशंस दीजिए। और ये सीरीज खत्म होते ही हम फिर से इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ वापस लौटेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।